नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए हमारे पास बेसिकली अभी 3.5 साल हैं, और अगर हम अभी से सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो हम ओलंपिक्स नहीं तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंच सकते हैं, किसी बड़े स्टेज पे पहुंच सकते हैं, और वो भी नहीं तो हम थोड़ी बेहतर पोजीशन पे तो ज़रूर होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें, और ये वीडियो आपकी परफॉर्मेंस के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही स्पीड और स्पीड एंड्योरेंस पे एक वीडियो बनाई थी, तो बेसिकली ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक छोटी सी चिंगारी जलाने की कोशिश करी थी, और उस चिंगारी को मैं इतनी आसानी से बुझने नहीं दूंगा। तो बेसिकली ये वीडियो उस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में बताएगी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। पहला है सू बिंगटियान के कोच रैंडी हंटिंगटन का क्या विचार है जिसे वो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग हमारे इंडिया में होती है उसको लेकर, या उसके रिलेशन में। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि कोच एरिक क्लार्क के हिसाब से 400 मीटर में स्पीड की क्या इंपॉर्टेंस है, या स्पीड 400 मीटर में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो तीसरा पॉइंट होगा वो बेसिकली ये होगा कि इंटरनेशनली कोच कैसे यंग एथलीट्स को स्पीड पर फोकस करके वर्कआउट कराते हैं या ट्रेन करते हैं। और चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे कोच टोनी हॉलर की एक ऐसी टेक्निक की जिससे हम अपने 400 मीटर की टाइमिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो ये वीडियो 400 मीटर के एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है, लेकिन अगर आप 100-200 मीटर के एथलीट हैं या जंप्स के एथलीट हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है। इस वीडियो की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सू बिंगटियान के कोच रैंडी हंटिंगटन के क्या विचार हैं इस वॉल्यूम बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोच को लेकर। तो जो ये कोच हैं इन्होंने सिर्फ सू बिंगटियान को ही ट्रेन नहीं किया, इन्होंने माइक पोवेल को भी ट्रेन किया है जो लॉन्ग जंप के करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और उसी टाइम पे इन्होंने ट्रिपल जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को भी ट्रेन किया था। तो सबसे पहले सुनते हैं उनकी पॉडकास्ट की एक क्लिप को, और उसके बाद में हिंदी में आपको समझाऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। Koreans were like that too, because for the most part, the Chinese and Koreans did not do intensity training. Their training was very moderate and mostly, uh, actually, it was a lot of tempo style work. You know, and in China, the biggest one was that they were married to a high volume training system. Same thing in Korea was the same way. I can't speak for Japan, but I think they were similar. Yeah, I know Were swimming, I think they were are. similar, yeah. And they've changed the quickest. So it's nothing for them to go out and do, let's say, their their speed training session was 10 times 120. Wow. We're all kind of going, huh? What? Um, that's not speed, guys. Yeah. So our first several years there, my first several years was just trying to define things for them. Defining, I mean, their jump sessions, they'd jump for hours, but they'd never do any approach work. They had one sprint session a week. It was 6 times 60 meters. That was it. And so these things are parts of the cultural change that have taken place in China. यहाँ पर बेसिकली कोच रैंडी हंटिंगटन हमें बता रहे हैं कि कैसे चाइना में, कोरिया में या जापान में वॉल्यूम बेस्ड वर्क कराया जाता था, और कैसे उन्हें सेवरल ईयर्स लगे इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए उनके लिए। लेकिन जापान जो था सबसे ज़्यादा आगे था इस चीज़ को चेंज करने में। तो कैसे ये तीनों कंट्रीज़ वॉल्यूम बेस्ड कल्चर में फंसे हुए थे, मतलब सिर्फ रनिंग करवाते रहो और क्वालिटी पे चाहे फोकस हो या ना हो। और उन्होंने बताया कि उन्हें इस माइंडसेट को चेंज करने में कितनी मेहनत लगी, सेवरल ईयर्स लगे उन्हें इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए चाइना में। और मुझे लगता है कि इंडिया में भी अभी वही कल्चर चल रहा है। हमारे यहाँ पर भी जो ज़्यादातर वर्कआउट होता है वो वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट होता है, और जो स्पीड वर्क है वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो मैं यहाँ पर फिर से वही बात कहूँगा कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट करेगी, और हमको अपनी ट्रेनिंग में स्पीड वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फास्ट नहीं है तो स्पीड एंड्योरेंस का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब मैं बात करूँगा कि कैसे कोच एरिक क्लार्क हमें बता रहे हैं 400 मीटर में स्पीड की इम्पोर्टेंस को। तो यहाँ पर कोच एरिक क्लार्क हमें बता रहे हैं जैसे कि माइकल जॉनसन और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वेदमैन निकर की परफॉर्मेंस को लेकर, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं माइकल जॉनसन की जो 400 मीटर की वर्ल्ड रिकॉर्ड रेस थी उसमें उन्होंने जो फर्स्ट 100 मीटर थी वो 11:10 की लगी थी, जो सेकंड 100 मीटर थी वो 10.12 की लगी थी, जो थर्ड 100 मीटर थी वो 10.44 की लगी थी, और जो लास्ट 100 मीटर थी वो 11.52 की लगी थी। वहीं अगर हम बात करें करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वेदमैन निकर की, तो उनकी जो फर्स्ट 100 मीटर थी वो लगी थी 10.70 की, सेकंड जो 100 मीटर लगी थी वो 9.80 की लगी थी, जो थर्ड 100 मीटर लगी थी वो 10.50 की, और जो लास्ट 100 मीटर थी वो 12.03 की लगी थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 43.03 का। तो जो बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है वो शुरू के 300 मीटर्स में टूटा है। You win races, you set PRs normally,
by running faster, using your speed early in the first 100 to 200 meters. So if your athlete doesn't have enough speed to get to a certain level, then you're in trouble. So what do you need to go back and work on? More strength, more endurance? Answer is no. You better figure out how to make them faster too. 50, 100, 150, and 200. Absolute key. तो इससे आप देख सकते हैं कि स्पीड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने फीमेल एथलीट्स की भी बात करी है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2019 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप की रिजल्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट वहाँ पर एथलीट आई थी, उन्होंने फर्स्ट 100 मीटर लगाई थी 12.1 की, सेकंड 100 मीटर 11.1, थर्ड 11.9 और फोर्थ 13.1 की। तब जाके उन लोगों की टाइमिंग बैठी थी 48.14 की। जो सेकंड वहाँ पर एथलीट आई थी, उन्होंने 12.1, 11.5, 12.1 और 12.7 की टाइमिंग लगाई थी। तब जाके उन लोगों की टाइमिंग बैठी थी 48.37 की। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की, तो उन लोगों की टाइमिंग कुछ ऐसी थी 11.70, 10.77, 11.75 और 13.38 की। तो उनका जो फाइनल रिजल्ट था वो था 47.60 का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उनकी ऑल आउट स्प्रिंट नहीं है। जो 100 मीटर की टाइमिंग्स हैं वो उनकी ऑल आउट नहीं है, वो उनकी सब मैक्सिमल स्प्रिंटिंग टाइमिंग्स हैं। तब जाके भी उन्होंने जो है इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। Some of us get so caught up in the finish and endurance and fitness that we forget the fact that you got to be fast. तो यहाँ पर लोग फिनिशिंग और स्पीड एंड्योरेंस पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि आपका फास्ट होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्पीड होती है वो आपका नंबर 1 इंडिकेटर है 100, 200, 400 मीटर में सक्सेस का। तो जो आपकी 200 मीटर्स की टाइमिंग है वो डायरेक्टली इंडिकेट करेगी आपकी 400 मीटर की टाइमिंग्स को। और यही चीज़ 200 मीटर के साथ भी है। तो अगर मैं 100 मीटर में ही स्लो हूँ तो मैं 200 मीटर ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाऊंगा। और यही सेम चीज़ 400 मीटर के लिए भी है। अगर हम 200 मीटर में ही स्लो हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम 400 मीटर ज़्यादा अच्छी लगा पाएंगे। तो इसके लिए अगर हमें फास्ट होना है तो हमें 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर और ऐसे करके हर एक रेस में फास्ट होना पड़ेगा। तब जाके हमारी 400 मीटर की या 200 मीटर की टाइमिंग अच्छी आएगी। और ये वही एक चीज़ है जो हमारे इंडियन एथलेटिक्स में मिसिंग है। और अब मैं बात करूँगा कि कैसे इंटरनेशनली कोचेस यंग एथलीट्स को ट्रेन करते हैं स्पीड पे फोकस करके। तो बेसिकली एक कोच है इंस्टाग्राम में प्रोनेट विद नेट करके, और इन्होंने एक स्टोरी लगाई थी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका वर्कआउट था 3 × 200 मीटर, 2 × 200 मीटर और 1 × 200 मीटर। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है कि हमारा जो मेन फोकस है वो 50 डाउन भागने का है इस सीज़न के लिए। तो इस हिसाब से हमारा गोल ये रहेगा कि हम 200 मीटर करीबन 22 के आसपास की लगाएं। तो इस चीज़ से हमें ये समझ आता है कि जो 400 मीटर है उसकी फाउंडेशन स्पीड है। तो अगर आप 200 मीटर फास्ट नहीं भाग रहे हैं तो आप 400 मीटर फास्ट भागने का सपना मत देखिए। तो ये एग्जांपल हमें बताता है कि स्पीड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेनिंग में। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे टाइम प्रिडिक्टर की जो कोच टोनी हॉलर ने दिया है, जो आपकी 400 मीटर की टाइमिंग को प्रिडिक्ट कर सकता है। उनका कहना है कि आपको सिर्फ अपने 200 मीटर की जो टाइमिंग है उसको डबल करना है और उसमें 4 सेकंड ऐड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 200 मीटर की टाइमिंग 22 सेकंड्स है तो उसका डबल होगा 44 सेकंड्स और उसमें प्लस 4 सेकंड्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 48 सेकंड्स। तो अगर आपको 48 की 400 मीटर भागनी है तो आपकी 200 मीटर की टाइमिंग्स लगभग 22 होनी चाहिए। और वहीं अगर आपको 46 की 400 मीटर भागनी है तो उसके हिसाब से आपकी टाइमिंग होनी चाहिए 200 मीटर की 21 सेकंड्स। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड 42 का हो तो उसके लिए हमें टाइमिंग चाहिए होगी 19 डेड की, जो कि अभी तक किसी ने लगाई नहीं है, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं टूटा है। तो ऐसे करके आप जो है अपनी 400 मीटर की टाइमिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन बात फिर से यहाँ पर वही आ जाती है कि स्पीड इन सब चीज़ का बेस है, और जब तक आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्पीड कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी फास्ट बनना चाहते हैं तो स्पीड वर्क पे फोकस करिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट में लिखें कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, और आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।